आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का भाग 17। महाराजा धीराज विलायत चले गए। अफसोस कि मैं इस बार न जा सकी और मन मसोस कर रह गई। किसुन को वो साथ ले गए। किसुन जैसे विश्वस्त, चतुर और अंतरंग सेवक के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता था। अपनी सुख सुविधा का विचार किए बिना ही मैंने किसुन को चले जाने दिया। मैं जानती हूँ कि किसुन गया तो अवश्य, पर बहुत भारी मन से। जाती बार उसकी आंखें बरस उठीं, आंखें मेरी भी बरसीं, पर हम दोनों ने ही एक दूसरे को आंखों की उस बरसात से अज्ञात रखने की असफल चेष्टा की। मैं बीमार थी, दुर्बल थी, आसन्न प्रसवा थी। मेरे प्राणों पर संकट भी आ सकता था। इसीलिए मुझसे अधिक भयभीत किसुन था, पर उसे जाना ही पड़ा। सेवा धर्म ऐसा ही दुरूह होता है। कोटि कोटि जन्म के पाप से मनुष्य को सेवक होकर रहना पड़ता है। फिर हमारा गोले गोली का जीवन, छी छी। किसुन का बिछोह तो दुस्सह था ही, उसका चले जाना मेरे लिए एक मुसीबत भी था। पर मुसीबत इस बार अकेले यही नहीं थी। इस बार मुझे केसर से भी बिछुड़ना पड़ा, जो अब तक मेरी परछाई की भांति मेरे साथ रहती थी। मेरी हर कठिनाई में जिसने मुझे उबारा था, मेरी हर मुसीबत में जिसने हिस्सा लिया था, वो केसर जो मुझ अंधी की लकड़ी थी, मेरी जीवन नैया की खिवैया थी, इस बार वो भी मुझसे बिछुड़ी। किसुन के जाने के बाद बच्चों की सारी सार संभाल उसी पर आ पड़ी। वो स्वयं भी बहुत कमज़ोर हो गई थी और बीमार थी। अभागिन को यद्यपि अपने बच्चों के साथ माँ के समान व्यवहार करने का अधिकार तो प्राप्त न था, पर मेरा हृदय तो माँ का हृदय था। अतः मैंने केसर के मामले में भी वही किया जो किसुन के मामले में किया था। अपनी सुख सुविधा का तनिक सा भी विचार किए बिना ही मैंने केसर को बच्चों पर ही लग जाने दिया, और मैं उसकी सेवा, सहायता और सानिध्य से वंचित रह गई। ये मेरी दूसरी मुसीबत थी। परंतु अभी तो मैं तीसरी और सबसे बड़ी मुसीबत की चर्चा करूंगी। महाराजा धीराज ने चलती बार मेरी जांच की और स्वास्थ्य सुधार के लिए आबू में जाकर रहने की व्यवस्था कर गए थे, और उस व्यवस्था का भार दे गए थे मेरे पिछले जन्म के बैरी उस पाजी लालजी खवास को, जिससे मैं घृणा करती थी, जिसे मैं पशु समझती थी और जिसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। वो भी मुझे एक शत्रु की भांति देखता था। स्त्री समझकर दया भाव रखना या स्त्रियों के प्रति कोमल रहने की सद्भावना उस जानवर में नहीं थी। वो तो स्वभाव से ही स्त्रियों के प्रति निर्दय और निर्मम था। उसका कुत्सित जीवन ही कुछ ऐसा था। उसका स्वभाव भी ऐसा था कि स्त्रियों को सताने में उसे मजा आता था। रंग महल में मैं सदा उसकी जड़ काटती थी, और वो भी जड़ काटने में मेरी कसर न रखता था। पर अफसोस कि हम दोनों ही की जड़ें पाताल तक धंसी हुई थीं। हम एक दूसरे पर चोटें करके रह जाते थे। पर इस बार तो मैं उस पाजी के पंजे में फंसी हिरनी थी। महाराजा धीराज ने जब ये व्यवस्था की थी, तब मैं इसका विरोध कर सकती थी, पर अपने स्वाभाविक आत्मसम्मान की भावना से मैंने विरोध नहीं किया। फिर जब तक मुझे ये भी मालूम नहीं हुआ था कि मैं किसुन और केसर के सानिध्य से भी वंचित रह जाऊंगी। परंतु अब मैं भयभीत भी थी और चिंतित भी। मैं रोगिणी थी, कमज़ोर थी, आसन्न प्रसवा थी, असहाय थी, और इस दशा में दूर तक अपरिचित स्थान पर अपने जन्म के बैरी के साथ जा रही थी। मैं औरत हूँ और मेरी जात गोली है। ये दोनों बातें उस दिन मैंने सबसे अधिक जानी, जिस दिन उस पशु ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, कल हमें चलना है, बस ज़रूरी सामान ही साथ रखना, अपना राजपाट यहीं छोड़ देना। वो एक कुटिल भ्रू भृंग करके चला गया। किसी अज्ञात भय की भावना से मैं कांप गई, पर मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस क्रोध में उछलती रही। यद्यपि आज मुझे कोई सहारा न था, मैं अकेली असहाय इस पाजी के साथ जा रही थी, पर मैं कोई बच्ची न थी। अपना बोझ उठाने में स्वयं समर्थ थी। 3 बार यूरोप घुमाई थी, अतः इस दुरात्मा से डरने की मुझे कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं थी। मैंने मुस्तैदी से कमर कस ली।
अब मुझे न केवल रोग और प्रसव से निपटना था, बल्कि इस जन्म के बैरी से भी लोहा लेना था। और मैंने ठान ली थी कि मैं अकेले ही डटकर उसका मुकाबला करूंगी। पर उस समय ये मैं कहाँ जानती थी कि वहाँ कोई दूसरा ही गुल खिलने वाला है, जिसका सब पक्का प्रबंध भीतर ही भीतर हो चुका है। 21 वर्ष रंग महल में रहकर और सारी दुनिया की खाक छानकर भी मैं इस बात का तनिक भी संकेत न पा सकी कि मेरे विरुद्ध कोई भयानक षड्यंत्र हो रहा है और किसी खास ही मतलब से मेरे इस बैरी के साथ मुझे भेजा जा रहा है। राजा में अवश्य ही बहुत से गुण दोष थे, जैसा कि उसे पहले ही कह चुकी हूँ। फिर भी 20 वर्ष तक मैंने उनकी तन मन से सेवा की थी। यद्यपि अब वो 60 को पार कर चुके थे और मैं 40 की देहरी पर पहुंच रही थी, पर 20 बरस उनसे मेरी अत्यंत घनिष्ठता रही थी। मैंने उनका गुस्सा भी देखा था, उनका प्रभाव भी देखा था। सबके ऊपर मैं उन्हें एक उदार हृदय व्यक्ति ही समझती थी। ये कोई नीच कर्म भी कर सकते हैं, और वो भी मेरे ही साथ। इसकी मैंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि चलते चलते भी उनकी किसी चेष्टा से मुझे कुछ भी संदेह नहीं हुआ था। केसर ने मुझसे एक बार साथ चलने को कहा भी, पर मैंने कहा, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और लड़कियों की व्यवस्था होनी अधिक आवश्यक है। ये कहकर मैंने उसे साथ नहीं लिया और मैं अकेली ही लालजी खवास के साथ चल दी। मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरे महल से बाहर पैर रखते ही विधाता मुस्कुराने लगा था। हमारे साथ 2 और व्यक्ति भी आबू आए। एक कर्नल रॉबर्ट, जो स्टेट के सर्जन थे। दूसरे रियासत के जनाना अस्पताल की हेड डॉक्टर नायडू। कर्नल रॉबर्ट एक बूढ़े और मिलनसार आदमी थे। पहले वो सेना में थे। रियासत में उनका बहुत नाम था। दीन दुखियों पर वो बहुत दया रखते थे। वो एक प्रसिद्ध सर्जन थे। दूर दूर के रोगी उनके पास चिकित्सा के लिए आते थे। रियासत की नौकरी में काफ़ी अरसे से थे। अपनी खुशमिजाजी और मिलनसारी से वो बहुत लोकप्रिय हो गए थे। रंग महल में बहुधा मेरी चिकित्सा करते थे। हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते थे। मुझसे वो बहुत खुश थे। वो जानते थे कि मैं 3 बार यूरोप घूम आई हूँ। वो बहुधा मुझसे गपशप किया करते, यूरोप की मज़ेदार बातें सुनाते, हिंदुस्तान के अनुभव सुनाते। मैं कभी कभी उन्हें दावत देती। हिंदुस्तानी भोजन उन्हें बहुत पसंद आता। राजस्थान का खास भोजन दाल बाटी और चूरमा वो बहुत चाव से खाते थे। मेरे साथ वो सदा हिंदुस्तानी भाषा में ही बात करते थे और सदा बाई साहब कहकर पुकारते थे, पर कभी कभी अधिक विभोर होने पर माई चाइल्ड कह देते। महाराजा धीराज के साथ मेरी घनिष्ठता उन पर प्रकट थी। किसुन से भी वो बहुत खुश थे। उसे वो ओल्ड गुड बॉय कहा करते थे। मेरे मन में उनके प्रति पिता के जैसी आत्मीयता थी। उन्होंने मुझसे नज़र भेंट फीस भी लेनी छोड़ दी थी। मैं जब कुछ देना चाहती तब वो खूब हंसते और कहते, नो नो माई चाइल्ड, नो नो, हम नहीं ले सकता। रियासत से हमको तनख्वाह मिलती है। कभी कभी वो अपनी लड़की की चर्चा करते जो मर चुकी थी। वो मुझसे उसकी तुलना करते और कहते, तुम भी हमारे बच्चे जैसा है, और उनकी आंखें गीली हो जाती। महाराज ने उन्हें ख़ास तौर से मेरे साथ भेजा था। उनका आना मेरे लिए बड़ा सहारा था। इनसे मुझे बड़ी तसल्ली थी। डॉक्टर नायडू एक मोटी ठिगनी मद्रासी ईसाइन थी, बदमिजाज और सख्त। न वो मुझे पसंद करती थी न मैं उसे, पर चिकित्सा में उसका बड़ा नाम था। उसने विलायत की बड़ी डिग्री प्राप्त की थी। आयु में अभी वो जवान ही थी, मुश्किल से 40 बरस की होगी। उसने 3 पतियों को तलाक दिया था। मिजाज उसका बड़ा तीखा था, पर वो बार बार ईसा मसीह के गीत गाती थी। हिंदुस्तानियों को वो काला आदमी कहती थी, यद्यपि वो स्वयं भी काफ़ी काली थी। वो सदा अंग्रेजी वेशभूषा में रहती थी, जबकि डॉक्टर रॉबर्ट जैसा अंग्रेज डॉक्टर मेरे साथ हिंदुस्तानी में बात करता था। वो ईसाइन मेरे साथ अंग्रेजी बघारती थी। अंग्रेजी मैं अब अच्छी बोल लेती थी, इसीलिए मैं उसके साथ ठाठ से अंग्रेजी ही में बात करती थी। मैं उसे रियासत का नौकर समझती थी और उसके साथ मालिक की भांति बात करती थी, पर वो मेरी असलियत जानती थी।
इसीलिए मुझे तुच्छ दृष्टि से देखती थी। फिर भी वो मेरे रुतबे से इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये तो वो देखती ही थी कि महाराजाधिराज मेरे साथ महारानी से किसी तरह कम पेश नहीं आते हैं। मैं हमेशा ही उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करती रहती। जब वो कोई दवा या पथ्य मेरे लिए तजवीज़ करती, तभी मैं उसे नपा-तुला जवाब देती। कर्नल रॉबर्ट से पूछूंगी। इस पर वो जल भुन कर कहती, हम भी डॉक्टर हैं, कर्नल से सलाह लेना हमारा काम है, आपका नहीं। तब मैं शांत संयत स्वर में कहती, मैं कर्नल रॉबर्ट से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकती। पर उसका कथन सत्य था और मेरा उसके साथ ये व्यवहार ठीक नहीं था। वास्तव में वो बहुत बड़ी डॉक्टर थी। कर्नल रॉबर्ट स्वयं ये बात कई बार कह चुके थे, परंतु मैं तो उससे चिढ़ी हुई थी। अतः वो शुरू से ही मुझसे खुश न थी, परंतु अब तो वो मुझसे सख्त नाराज रहती थी। अभी मैं रोगिणी थी तथा प्रसव का समय निकट आ रहा था। मेरी जान उसके हाथ में थी। ऐसे समय में इतनी बड़ी डॉक्टर को नाराज करना मेरी मूर्खता थी, पर मैं करूं भी क्या? उसकी सूरत देखते ही मेरा मन खराब हो उठता था। मैंने उसे वास्तव में अपने ऊपर सख्त नाराज कर लिया था। उसे चिढ़ाने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, पर मैं स्वीकार करती हूँ कि ये मेरी नादानी थी। इतनी बड़ी डॉक्टर से मुझे ऐसा बेहुदा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कभी कभी मुझे अपने व्यवहार पर ग्लानि होती थी, पर मैं कतई नहीं जानती थी कि कुछ और भी गंभीर तथा भयानक बातें हो सकती हैं और आगे चलकर मेरी वो मूढ़ता मेरे लिए कितनी भयानक सिद्ध होगी। आबू राजस्थान और गुजरात की सीमा संधि पर एक मनोरम पर्वतीय स्थली है। राजस्थान के प्राय सभी बड़े बड़े अंग्रेज अफसर और राजे महाराजे यहीं ग्रीष्मावास करते हैं। हरी भरी घाटियाँ, मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं और छोटी छोटी घाटियों ने इस स्थान को अत्यंत दर्शनीय बना दिया है। यहाँ गुजरात के महामंत्री विमल देव का भी एक भव्य मंदिर है। 13वीं-14वीं शताब्दी का ऐसा अद्भुत स्थापत्य भारत में विरले ही कहीं देखने को मिलता है। रियासत की यहाँ एक विशाल कोठी थी। उसे कोठी न कह के महल ही कहना चाहिए। सामने से वो 2 मंजिली दिखती है, पर पीछे से 5 मंजिली है। पर्वतीय उतार चढ़ाव पर अत्यंत कारीगरी से ये कोठी बनाई गई है। इमारत बनाने का महाराजाधिराज को व्यसन है, परंतु ये कोठी तो महाराज के पिताश्री ने बनवाई थी। महाराज प्राय यहीं ग्रीष्मवास करते थे। तब बड़ी बड़ी रंगरेलियां होती थीं। अंग्रेज़ों की शानदार दावतें होतीं, जलसे होते, नृत्य होते और शराब की नदियां बहतीं। परंतु मैं अभी तक एक बार भी यहाँ नहीं आई थी। इधर महाराज भी कई वर्षों से नहीं आए थे। एक प्रकार से कोठी बंद ही पड़ी थी। इसीलिए सफाई होने पर भी सभी कमरों और फर्नीचर में एक प्रकार की सील की गंध आ रही थी। मेरे लिए ऊपर के 2 कमरे ठीक किए गए थे। मेरे बगल में ही डॉक्टर नायडू का कमरा था। कर्नल रॉबर्ट नीचे के कमरे में ठहरे थे। खवास ने भी डॉक्टर नायडू के कमरे के बराबर ही कमरे में डेरा जमाया था। मेरी सेवा के लिए बंबई से 2 नर्सें बुलाई गई थीं। दोनों हिंदुस्तानी थीं। उनमें से एक न एक हर समय मेरे पास बनी रहती थी। दोनों कम उम्र की थीं। उनमें से एक मुझे पसंद थी। उसका भोला भाला चेहरा और हंसमुख स्वभाव मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो सीधी और मितभाषिणी थी। मेरे मन में उसके प्रति प्यार पैदा हो गया था। बहुधा मैं उसे चाय पर बैठाती और उसके हालचाल पूछती। इससे वो मुझसे प्रेम करने लगी थी। इस निर्वासन में मैं उसे ही अपना मित्र समझती थी, परंतु वो एक धोखे की टट्टी थी और मैंने आदमी परख में कितनी भारी भूल की थी, ये आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगा। एक दिन अकस्मात ही मुझे खवास के भयानक इरादे का पता चल गया। वो नहीं जानता था कि मैं बराबर के गुसलखाने में हूँ। वो दोनों, डॉक्टर नायडू और वो, साथ साथ बातें करते हुए हॉल में से निकले। मैंने डॉक्टर नायडू को फुसफुसाते हुए सुना, बहुत खतरनाक काम है, 25 में नहीं होगा, 50,000 देना होगा और कर्नल रॉबर्ट को यहाँ से टरकाना होगा। खवास का भी स्वर मैंने सुना। वो कह रहा था, उस अदना सी गोली की जान की इतनी कीमत? आप ये न भूलिए कि आप रियासत में
मेरे ही कारण जमी हुई हैं और मेरे द्वारा आपने इतना कमाया है कि जिंदगी भर ऐश कर सकती हैं। नायडू कह रही थी। तो मैंने भी हमेशा तुम्हारी मदद की है, तुम्हारे लिए खतरे उठाए हैं, फिर हमेशा मैंने तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया है। खवास कह रहा था। लेकिन ये तो अन्नदाता का काम है, आपको इतना दे दूं तो मेरे पल्ले क्या पड़ेगा? 10 तुम ले लो और 40 मुझे दो, बस। मैं इतना ही सुन सकी। वो बातें करते हुए चले गए और मैं सन्नाटे के आलम में जड़ बनी खड़ी की खड़ी रह गई। उसका एक एक शब्द बंदूक की गोली की तरह मेरे मस्तिष्क में घूमकर मेरे स्नायुओं को तोड़ फोड़ रहा था। मुझे धरती आसमान घूमते नजर आ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं दोनों हाथों से सिर पकड़कर वहीं धरती पर बैठ गई। हे भगवान, ये हत्यारे मुझे मार डालने के लिए यहाँ लाए हैं और मैं हत्यारों के चंगुल में फंस गई हूँ। सबसे ताज्जुब ये है कि अन्नदाता भी इस घृणित हत्याकांड में शरीक हैं। वो मुझे अपनी राह से दूर करना चाहते हैं, किंतु क्यों? मैंने तो कभी उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। धर्मपूर्वक अपना तन मन सब कुछ उन्हें सौंप दिया, एकनिष्ठ होकर उनकी सेवा की, चाकरी बजाई, अपने पति तक का स्पर्श नहीं किया। अपनी जान तो मैं उनके लिए तलवार की धार पर चली। उसका ये बदला, ये भी क्या हमारे गोली गुलामों के भाग्य में लिखा है? इन राजा रईसों के लिए हम केवल फूलों के गजरे हैं, बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। हमारी जगह और ताज़े आते हैं। हम में जैसे जान नहीं है, एहसास नहीं है, इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम गोली हैं, गुलाम हैं, मनुष्यों में अधम, स्त्री जाति में कलंक रूप। अधर्म ही हमारा धर्म है, दुष्कर्म और दुराचार ही हमारा सदाचार है। सो क्या इसी पाप का दंड मुझे भोगना पड़ेगा? परंतु बात क्या है? क्या कोई ताज़ा फूल अन्नदाता की सेवा में आ रहा है? फिर मैं तो अभी जवान हूँ, सुंदर हूँ, बचपन की सारी ही आदतें तो अभी मुझ में हैं। मेरा रूप और यौवन भी अभी ढला नहीं है। फिर मैं अभी से कैसे बासी हो गई? चलती बार भी तो उन्होंने मेरे प्रति बड़ी ममता दिखाई थी। तो क्या वो नाटक था, बनाव था? वो किसुन को मुझसे दूर क्यों ले गए? केसर को तो खैर मैंने ही दूर कर दिया, पर उसके लिए मैं पछताती नहीं। आखिर मेरे ही बच्चों को तो वो छाती से लगाए बैठी है। ये काम तो मुझे ही करना था। सभी माताएं यही तो करती हैं। पर गोली तो डायन होती है, माता कहाँ होती है? उसका धर्म तो संसार की सभी स्त्रियों से निराला होता है। पाप ही उसका पुण्य है, मृत्यु ही उसका जीवन है। सो अब ये मुझे मारकर क्या सचमुच जीवन देना चाहते हैं? पर प्राणों से मेरी इतनी ममता क्यों है? भला इस अधम कलुषित शरीर पर इतना मोह क्यों है? ये तो अच्छा ही है कि अब इसका अंत हो जाए। परंतु क्या मैं सचमुच ऐसा चाहती हूँ? ये तो आज मैंने पहली बार अनुभव किया कि मैं अपने जीवन से कितना लिपटी हुई हूँ। खवास के दुष्ट स्वभाव और चरित्र को तो मैं जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि मनुष्य की जान लेना भी उसके बाएं हाथ का खेल है। और डॉक्टर नायडू को मैं क्या कहूँ? इतनी बड़ी डॉक्टर, विदुषी, मानती हूँ कि उसके साथ मैंने सद्व्यवहार नहीं किया, पर क्या इसी से ये डॉक्टर मेरी हत्या का जघन्य पाप करने को तैयार हो जाएगी? क्या रुपए का मूल्य इतना अधिक है कि मनुष्य उसके लिए ये सब कुछ कर सकता है? परंतु अब तो सब कुछ मेरी समझ में आ रहा था। मुझे अब ये भी भान होने लगा था कि हो न हो, ये डॉक्टर नायडू मुझे ऐसी दवाइयाँ दे रही है जो मुझे अच्छा होने के स्थान पर रोगी बना रही हैं। संभवतः मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेली जा रही हूँ। इन सब बातों को सोचते सोचते मेरा कलेजा कांप गया और मैं पसीने से नहा गई। परंतु मैं तुरंत ही सावधान हो गई। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरी संपूर्ण चेतना मेरी रक्षा के लिए उद्विग्न हो उठी है। अब मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए चौकन्नी हो गई। मैं सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए और किसकी सहायता लेनी चाहिए। सब बातों पर ध्यानपूर्वक सोचने के बाद मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो काम किया जाए
शांत चित्त से सब बातों का आगा पीछा सोच कर किया जाए। उत्तेजना के वशीभूत होकर नहीं होना चाहिए और अपना संदेह भी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। इस विजन विदेश में मैं निपट अकेली थी। मुझे इस समय एक विश्वासी मित्र की अत्यंत आवश्यकता थी, पर गलत आदमी से और भी खतरा था। मुझे अपने पति और अकपट सहायक किसुन की याद आ रही थी। आज केसर का अभाव भी मुझे खटक रहा था, पर ये दोनों मेरे सहायक मुझसे दूर थे। बहुत बार मैं उनकी याद में रोई, पर इससे क्या लाभ था। अब तो केवल मुझे अपनी ही बुद्धि का भरोसा था। मैं खूब चौकन्नी रहने लगी। मैं बारीक नज़रों से दोनों नर्सों को भी जांचने लगी और इस बात की फिक्र में लगी रही कि कुछ और बातों का भी पता लगाया जाए। डॉक्टर नायडू और खवास से मैंने बेरुखी का व्यवहार छोड़ दिया। अपेक्षाकृत नर्म और अनुकूल व्यवहार में मैं उनके साथ करने लगी। डॉक्टर नायडू चतुर स्त्री थी। मेरे इस भाव परिवर्तन को वो भांप गई। अब जब वो मेरे पास आती, मुझे कड़ी दृष्टि से देखती। वास्तव में वो जानना चाहती थी कि मैं कहीं उस पर संदेह तो नहीं करती हूँ, परंतु मैं अपने स्वभाव और व्यवहार को कोमल तथा मधुर बनाती गई। औषधि खानी मैंने बिल्कुल बंद कर दी। नर्सों की नज़र बचाकर मैं दवा उगालदान में फेंक देती, परंतु पेटेंट गोलियां मैं अवश्य खा लेती थी। खाने से पहले उनकी जांच भी करती थी। उनकी शीशी अपने ही पास रखती थी। सुई में केवल कर्नल रॉबर्ट से लगवाने को राजी हुई। डॉक्टर नायडू बहुत बिगड़ी, पर मैंने उसकी एक न सुनी। फिर भी मैंने ये न प्रकट होने दिया कि मैं उस पर संदेह करती हूँ। उसे खुश करने के लिए मैं कभी कभी उसकी खुशामद भी करती, पर वो कभी सीधे मुंह मुझसे बात न करती। मैं ये जानने को व्यग्र हो उठी कि अब और आगे क्या हो रहा है। एक बार मन हुआ कि कर्नल रॉबर्ट से भेद खोल दूं, पर फिर सोचा कर्नल रॉबर्ट को भी अभी जांचना चाहिए। बरसात का आरंभ था। प्रथम मेघ आसमान में घुमड़ घुमड़ कर आ रहे थे। उस मनोरम पर्वत की घाटी में वो मुझे बड़े प्रिय लग रहे थे। सुखद समीर बह रही थी। अभी दोपहर ही था। मेरा मन फुर्ती से भर रहा था और मैं आज कई दिन बाद अपने को अच्छा अनुभव कर रही थी। एकाएक मेरी इच्छा जरा घूम आने की हुई। एक शॉल मैंने कंधे पर डाला और मैं चल दी, एक के बाद दूसरे कमरे को पार करती हुई। दैव योग से किसी ने मुझे देखा नहीं। न खवासी अपने कमरे में था, न डॉक्टर नायडू। नर्स को भी मैंने आराम करने को कह दिया। वो ये समझकर निश्चिंत थी कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। मैं नीचे उतर आई। कर्नल रॉबर्ट बरामदे में बैठ कोई पुस्तक पढ़ रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने मेरी तबीयत का हाल पूछा। मैंने कहा, अच्छी हूँ कर्नल, कृपा के लिए धन्यवाद। मैं ज़रा घूमना चाहती हूँ। लेकिन ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा दूर न जाना। जी नहीं, मैं कोठी में ही इधर उधर घूम रही हूँ। कर्नल पुस्तक पढ़ने लगे और मैं आगे बढ़ी। सब कमरों को, उनके फर्नीचर को, साजो सामान को देखते हुए मैं कोठी के पिछवाड़े के कमरों की ओर चली गई। सामने लॉन में माली काम कर रहा था। उसने झुककर मुझे सलाम किया। मैं उससे बिना कुछ बात किए केवल मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। यहाँ सन्नाटा था। कोठी का ये भाग रोज साफ भी शायद न होता था। कमरे बंद थे। मुझे एक प्रकार का भय सा लगने लगा। एक सिहरन सी मैंने अनुभव की। लौट जाने को ही थी कि मुझे किसी की बातचीत करने और हंसने की ध्वनि सुनाई दी। मैंने ध्यान से देखा और मैं उसी ओर चल दी। मैंने समझा कि शायद यहाँ नौकर चाकर और उनके परिवार के लोग रहते होंगे। उनसे बातचीत करने का मन बहलाने का मेरा मन हो गया। दालान पार करके मैंने बड़ा सा हॉल पार किया। उसके दाहिने ओर के कमरे में दो आदमी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बीच बीच में हंस भी रहे थे। मेरा मन हुआ कि मैं लौट चलूं, पर किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं आगे बढ़ी। अब मैंने दोनों कंठ स्वर पहचान लिए। डॉक्टर नायडू और खवास के थे। मैं अपनी उत्सुकता और जिज्ञासा को रोक न सकी। पहले मैंने कान लगाकर सुना, फिर मैंने दरार से झांक कर देखा। जो कुछ देखा उससे मेरा मन गुस्सा से भर गया। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वह शराब के नशे में चूर वो दोनों गुनहगार
न कहने योग्य स्थिति में पैग पर पैग चढ़ा रहे थे। मैं तो जड़ हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी चीख निकल जाएगी, पर किसी तरह मैंने अपने को व्यवस्थित किया। यद्यपि मैं चाह रही थी कि मैं ठहरूं और देखूं कि कुछ मेरी विपरीत बात भी सुनाई देती है या नहीं, तथापि मैं ठहर न सकी। मैं उल्टे पैर भागी। माली एक सुंदर गुलदस्ता लिए द्वार पर खड़ा था। वो एक बूढ़ा निरीह आदमी था। उसने मुझे झुककर सलाम किया और गुलदस्ता मुझे भेंट किया। मैं उस समय किसी से बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी। फिर भी गुलदस्ता लेकर मैंने उससे कहा, शाम को कोठी पर इनाम लेने आना। वो झुककर सलाम करके एक और खड़ा हो गया और मैं लंबे पग रखती हुई अपने कमरे में आप पलंग पर पड़ी रही। इस समय मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं बहुत परेशान थी, परंतु न जाने कैसे मुझे नींद जल्दी ही आ गई और मैं सो गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।